नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर की दुनिया में एक सफर करते हैं। पता है, ये एक ऐसी लिटरेरी जॉनरा है जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराव से पैदा हुई थी। बड़ी ही दिलचस्प, काफी कॉम्प्लेक्स, और इसमें ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही गहरे सवाल से। सवाल ये है, क्या एक कॉलोनाइजर यानी एक शासक अपनी कलम से उस देश की सच्ची कहानी लिख सकता है जिस पर वो राज कर रहा है? देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों या लिटरेचर का नहीं है, ये सवाल है पावर का, पर्सपेक्टिव का और सच का। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर आखिर है क्या चीज, मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, एंग्लो इंडियन लिटरेचर को आप मोटा मोटा दो ग्रुप्स के लिखे हुए काम के रूप में समझ सकते हैं। पहला ग्रुप था उन ब्रिटिश लोगों का जो कॉलोनियल एरा के दौरान इंडिया में रह रहे थे, और दूसरा ग्रुप था उन लोगों का जिनके पेरेंट्स में से एक ब्रिटिश और एक इंडियन था। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये लिटरेचर एक कोशिश थी शब्दों का एक पुल बनाने की, दो अलग अलग दुनियाओं के बीच, एक शासक की दुनिया और एक शासित की। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है, एंग्लो इंडियन शब्द का मतलब ही वक्त के साथ बिल्कुल बदल गया। जब ब्रिटिश राज था तो यह शब्द यूज होता था उन अंग्रेजों के लिए जो इंडिया में रहते थे, सिंपल। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो यही शब्द उन लोगों की पहचान बन गया जिनके पास मिक्स्ड ब्रिटिश और इंडियन हेरिटेज थी। सोच के देखिए, एक ही टर्म, लेकिन हिस्ट्री के दो अलग अलग दौर में उसके दो बिल्कुल अलग मतलब। तो सवाल उठता है कि जब एक आउटसाइडर, एक बाहरी आदमी इंडिया के बारे में लिखता है तो वो क्या देखता है और उसके देखने का नजरिया क्या होता है। अब हम इस लिटरेचर के कोर थीम्स यानी मुख्य विषयों और पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे। इससे ना हमें उन राइटर्स की माइंडसेट की एक ऐसी झलक मिलेगी जो बहुत कुछ बता जाती है। इस लिटरेचर में ना कुछ थीम्स बार बार सामने आते हैं। सबसे पहला है द आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है एक ऐसे इंसान का नजरिया जो ना तो पूरी तरह से अंग्रेज है और ना ही पूरी तरह से भारतीय। वो हमेशा बीच में अटका हुआ महसूस करता है। फिर एक और चीज है, एक्सोटिसिज्म वर्सेस रियलिज्म, यानी क्या इंडिया को सिर्फ सांपों, सपेरों, महाराजाओं और बाघों की एक अजीब रहस्यमयी जमीन की तरह दिखाया गया, या फिर उसकी असली कॉम्प्लेक्स रियलिटी को भी पेश किया गया। और हाँ, एक सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है द व्हाइट मैन्स बर्डन। ये एक सोच थी कि गोरे लोगों का ये फर्ज है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो असभ्य लोगों को सभ्य बनाएं। और ये ड्यूटी की भावना अक्सर अकेलेपन और अलगाव के एहसास के साथ आती। अब देखिए, ये लिटरेचर कोई एक रात में पैदा नहीं हो गया, इसका पूरा एक एवोल्यूशन हुआ तीन मेन स्टेजेस में। पहले 1850 से भी पहले ये ज्यादातर पर्सनल जर्नल्स या ट्रैवल स्टोरीज तक ही सीमित था। फिर आया विक्टोरियन एरा, जिसे गोल्डन एज भी कहते हैं। इस दौर में किपलिंग जैसे राइटर्स ने राज के सोशल फैब्रिक पर लिखा। लेकिन फिर 20th सेंचुरी आते आते लोगों का मोह भंग होने लगा, एक डिसइल्यूजनमेंट का दौर शुरू हुआ। और तब फॉस्टर और ऑरवेल जैसे राइटर्स ने आगे आकर इसी सिस्टम पर, इसी राज पर सीधे सीधे सवाल उठाना शुरू कर दिया। और ये जो बदलाव है ना, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है तीन बड़े राइटर्स के काम को देखना, किपलिंग, फॉस्टर और ऑरवेल। बस ये तीन नाम याद रखिए, क्योंकि ये तीनों इस लिटरेचर के पूरे स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ एम्पायर की वाहवाही से लेकर दूसरी तरफ उसकी कड़ी आलोचना तक। तो शुरू करते हैं रुडयार्ड किपलिंग से। इन्हें अक्सर एम्पायर का कवि या पोएट ऑफ द एम्पायर भी कहा जाता था। उनकी किम जैसी किताबों ने ब्रिटिश रूल और इंडियन लाइफ के छोटे छोटे डिटेल्स को बड़े कमाल से कैप्चर किया। फिर आते हैं E.M. फॉस्टर, जो किपलिंग से बिल्कुल अलग थे। उनकी फेमस किताब अ पैसेज टू इंडिया एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछती है, क्या एक कॉलोनाइजर और एक कॉलोनाइज्ड इंसान के बीच सच्ची दोस्ती हो सकती है? और उनका जवाब था नहीं, क्योंकि पावर का इम्बैलेंस इसे होने ही नहीं देगा। और आखिर में जॉर्ज ऑरवेल, वो खुद कॉलोनियल पुलिस में काम कर चुके थे, तो उन्होंने सिस्टम को अंदर से देखा था। अपनी किताब बर्मीज डेज में उन्होंने कॉलोनियल सिस्टम के अंदर के भ्रष्टाचार, खोखलेपन और साइकोलॉजिकल प्रेशर की एक इतनी सटीक तस्वीर खींची है कि वो आपको हिला कर रख देगी। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल यह है कि आज हम इस लिटरेचर को कैसे देखें। इसकी जो लेगेसी है, इसकी जो विरासत है, वो आसान नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। एक ही वक्त पर ये आगे की सोच वाली भी थी और प्रॉब्लमैटिक भी। चलिए इसकी इसी कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। देखिए, इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि इसने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश यानी IWE के लिए रास्ता बनाया। सोचिए, भले ही ये राइटर्स ब्रिटिश थे, लेकिन जब उन्होंने इंडियन थीम्स पर इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो अनजाने में ही सही,
उन्होंने इंडियन राइटर्स के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया, एक मौका दिया कि वो भी अपनी कहानियां अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को सुना सकें। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस लिटरेचर की सबसे बड़ी आलोचना होती है इसके ओरिएंटलिस्ट लेंस के लिए। अब ये ओरिएंटलिज्म क्या बला है, ये समझना बहुत जरूरी है। सिंपल शब्दों में ओरिएंटलिज्म का मतलब है ईस्ट यानी पूरब को एक अजीब वेस्टर्न फिल्टर से देखना। एक ऐसा फिल्टर जो स्टीरियोटाइपिकल हो, पेट्रोनाइजिंग हो, यानी जिसमें आप खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझें, या फिर हद से ज़्यादा रोमांटिसाइज्ड हो। मतलब इंडिया को वैसा नहीं दिखाया गया जैसा वो असल में था, बल्कि वैसा जैसा वेस्ट उसे देखना चाहता था, हमेशा रहस्यमयी, पिछड़ा हुआ या एग्जॉटिक। और ये सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं था, याद रखिएगा, ये पावर को, सत्ता को बरकरार रखने का एक टूल भी था। तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके थीम्स समझे, इसके बड़े राइटर्स के बारे में जाना और इसकी कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी पर भी बात की। अब वक्त है अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटने का, लेकिन इस बार हमारे पास एक नई और आशा है, एक गहरी समझ है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम अपने पास्ट से आई ऐसी आर्ट के साथ कैसे डील करें जो प्रॉब्लमैटिक है। क्या हम उसे उसके बायसेस के लिए सीधे सीधे रिजेक्ट कर दें, या फिर हम उसे उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उसके समय के हिसाब से समझने की कोशिश करें, ये जानते हुए कि ये एक अधूरी वन साइडेड पिक्चर दिखा रहा है। देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसी बहस है, एक ऐसी बातचीत है जो आज भी चल रही है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।